बारिश की हल्की हल्की बूंदें चंदनगढ़ की ऊंची किलेबंदी पर टकरा रही थीं। राज्य दूर दूर तक फैला था। खेतों में सरसों के फूल झूम रहे थे। पगडंडियों पर बैलगाड़ियां धीरे धीरे खिसक रही थीं और मंदिरों की घंटियों के स्वर हवा में घुल रहे थे। किले के भीतर राजकुमार आर्यवीर सिंह सुबह तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे थे। उनके हर वार में अनुशासन था, लेकिन उनकी आंखों में एक छुपी हुई बेचैनी भी। महल की चांदी जड़ी दीवारें और सोने के दरवाजे उन्हें वैभव तो देते थे, पर बाहर की खुली हवा छीन लेते थे। उसी समय शहर से कुछ मील दूर एक बंजारन काफिला अपने रंगीन तंबुओं के साथ एक पुराने आम के बाग में रुका था। रंग बिरंगे लहंगे, चमकते घुंघरू और ढोलक की थाप के साथ बच्चों की खिलखिलाहट। वहीं थी मीरा सांवली, लंबी चोटी में रंगीन धागे गुंथे, आंखों में चमक जैसे चांदनी पानी पर झिलमिला रही हो। वह आजाद थी, न किसी राजाज्ञा की बंधन में, न किसी महल की दीवारों में। दो दुनिया जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। लेकिन किस्मत के रथ के पहिए दोनों की ओर बढ़ रहे थे। मेला, भीड़ का शोर, चूड़ियों की छनक, ऊंट घोड़ों की आवाजें। बरसात के मौसम में चंदनगढ़ के बाहरी मैदान में सालाना मेला सजता था। जहां नजर जाती रंग बिरंगे कपड़े, हंसते चेहरे और मसालों की महक हवा में तैर रही थी। आर्यवीर साधारण कुर्ता, सिर पर पगड़ी और चेहरे पर हल्का कपड़ा बांधकर आम नागरिक की तरह भीड़ में घुल गए। उनके कदम अनजाने ही उस मंच की ओर बढ़ने लगे जहां मीरा अपने काफिले के साथ नृत्य कर रही थी। ढोलक की तेज थाप, मीरा के पांव जमीन पर ऐसे पड़ते जैसे बारिश की पहली बूंद सूखी मिट्टी को छू रही हो। वह घूमती, उसका लहंगा हवा में लहराता, घुंघरुओं की आवाज मानो दिल की धड़कन से ताल मिला रही हो। आर्यवीर की आंखें उस पर टिक गईं। मीरा ने भी उसकी नजर महसूस की और एक पल के लिए ठहर गई। फिर मुस्कुराकर उसने नृत्य पूरा किया। नृत्य के बाद आर्यवीर आगे बढ़े। तुम्हारा नृत्य जैसे धरती पर पहली बरसात, मीरा ने मुस्कुराकर कहा। और पहली बरसात हाथों में नहीं ठहरती, राजकुमार। आर्यवीर चौंके, क्या उसने पहचान लिया? लेकिन मीरा ने बिना जवाब दिए भीड़ में गुम हो गई। अगले दिन आर्यवीर फिर काफिले के पास पहुंचे। बंजारन काफिले का अपना संसार था। तंबुओं के बाहर सूखते कपड़े, बच्चे कंचे खेलते, बुजुर्ग बीड़ी पीते और औरतें गीत गातीं। मीरा ढोलक पर नई चमड़ी चढ़ा रही थी। तुम फिर यहाँ? मेला तो खत्म हो चुका, उसने पूछा। शायद मेरी तलाश अभी खत्म नहीं हुई, आर्यवीर ने हंसकर कहा। धीरे धीरे उनकी बातें बढ़ी संगीत, सफर और आजादी पर। लेकिन मीरा को लगता था कि यह युवक कुछ छुपा रहा है। एक शाम जब काफिला शहर के किले के पास से गुजरा, मीरा ने सिपाहियों को उसे राजकुमार कहकर संबोधित करते सुना। उसकी मुस्कान गायब हो गई। तो ये है तुम्हारा सच? एक राजकुमार जो बंजारन की दुनिया में सैर करने आया है, आर्यवीर ने गंभीर स्वर में कहा। मीरा, मैं सिर्फ देखना नहीं, जीना चाहता हूं तुम्हारे साथ। महल में मंत्रिपरिषद के मुखिया सूर्यनाथ ने मीरा के बारे में सुनकर भौहें चढ़ा लीं। उन्होंने तुरंत पड़ोसी राज्य सूर्यनगरी की राजकुमारी से गठबंधन का प्रस्ताव रखा। दरबार में राजा ने कहा, आर्यवीर, यह विवाह हमारे राज्य की सुरक्षा और समृद्धि के लिए आवश्यक है। आर्यवीर ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, पिता, मेरा दिल किसी और के लिए धड़कता है। सूर्यनाथ ने मन में तय कर लिया, इस बंजारन को तस्वीर से हटाना होगा, चाहे जैसे भी। रात का सन्नाटा, घोड़ों की टाप, तलवारों की चमक। मीरा के तंबू पर हमला हुआ। उसके मुंह पर कपड़ा बांध दिया गया और वह घोड़े पर डाल दी गई। सुबह होते ही आर्यवीर को खबर मिली, किरण, तैयारी करो,
हम उसे वापस लाएंगे जिंदा। घने जंगल में पीछा शुरू हुआ। भेड़ियों की हुआ पत्तों की सरसराहट और अंधेरे में चमकती आंखें। एक जगह डाकुओं ने रास्ता रोका। तीर आर्यवीर के बाजू को छूता निकल गया, लेकिन उन्होंने अपनी तलवार से डाकुओं को खदेड़ दिया। फिर आई नदी, तेज बहाव, बारिश की मार और ठंडी हवाएं। आर्यवीर ने किरण से कहा, अगर मैं डूब भी जाऊं, मीरा को बचाना मत छोड़ना। नागरकोट का किला ऊंचा और भयावह था। इसके सेनापति की आंखों में नफरत और चालाकी थी। मीरा को अंधेरी कोठरी में डाल दिया गया। तेरा राजकुमार अब मजबूर होगा हमारी राजकुमारी से शादी करने को, और तू सड़ जाएगी यहां, सेनापति ने कहा। मीरा ने मन में कसम खाई, अगर मौका मिला वह भाग निकलेगी। आधी रात को आर्यवीर और किरण ने किले के पिछले हिस्से से चढ़ाई की। अंदर मीरा ने पहरेदार को झूठे बहाने से पास बुलाया और उसकी कमर से चाबी खींच ली। दरवाजा खुला और बाहर तलवारों की गूंज उठी। युद्ध छिड़ गया, तलवारें टकराईं, तीर आसमान चीरते हुए गिरे, घोड़े दौड़े। आर्यवीर ने सेनापति से आमना सामना किया। लंबी लड़ाई के बाद उन्होंने उसकी तलवार तोड़ दी और उसे गिरा दिया। चंदनगढ़ लौटते ही दरबारियों ने मीरा पर ताने कसे। एक बंजारन रानी, यह तो राज्य का अपमान है। आर्यवीर गरजे, रानी का पद खून से नहीं, कर्म से तय होता है। राजा ने उठकर कहा, अगर मेरा बेटा इसे अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता है तो यह चंदनगढ़ की बहू होगी, चाहे इसकी जड़ें कहीं भी हों। विवाह का दिन आया। महल में दियों की कतारें, फूलों की महक और संगीत की गूंज। मीरा ने वही रंग पहने जो उसकी बंजारन जिंदगी में थे। दहेज में सिर्फ ढोलक और उसकी आजादी। वह रानी बनी, लेकिन हर साल अपने काफिले के साथ यात्रा पर जाती। आर्यवीर साथ चलता क्योंकि उसने सिर्फ एक रानी नहीं बल्कि एक योद्धा, एक साथी पाया था।